आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इससे पहले जो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कंप्लीट करे हैं, आई होप उसमें आपको जो भी पॉइंट्स मैंने एक्सप्लेन करे वो सब क्लियर हो गए होंगे। तो आइए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखो, जब भी आप कोई भी नई चीज़ सीखते हो तो उसको सीखने के एक प्रॉपर रूल्स होते हैं कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप हम कोई भी काम सीखते हैं। सपोज आप गिटार सीखने जा रहे हो, ठीक है, तो गिटार में भी पहले आपको कुछ नोट्स क्लियर करेंगे, फिर धीरे अब ऐसे करना है, अब ऐसे करना है, ऐसे करके प्रॉपर आप गाड़ी सीखने जा रहे हो, ठीक है, तो कौन से गियर से स्टार्ट होनी है, स्पीड बढ़ानी है तो कौन सा गियर पड़ेगा, कैसे ब्रेक दबाना है, कैसे एक्सीलेटर दबाना है, क्लच दबाना है, ये सब क्या होते हैं आप धीरे धीरे सीखते हो। ठीक है, और उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो तब आपको गाड़ी चलानी आती है। या फिर आप कुकिंग सीख रहे हो तो पहले मसाले डालने हैं, तेल डालना है या सब्ज़ी डालनी है। तो हर कोई काम सीखने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, वैसे ही जब हमें अकाउंटिंग करनी होती है तो हमें भी एक प्रोसेस सीखनी है, जो हमने फर्स्ट वीडियो में अपने सीखी थी, जो अकाउंटिंग प्रोसेस है प्रॉपर। तो उसको करने का भी एक तरीका होता है, कैसे करना है। ठीक है, प्रोसेस तो पता चल गया कि ऐसे 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 काम करने हैं, बट किस तरीके से करने हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ रूल्स जो होते हैं वो सिखाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ऐसे ही रूल्स और गाइडलाइंस हैं जो आपको बताती हैं कि आपने अकाउंटिंग करनी है तो क्या पहले करना है, कैसे करना है, कैसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी अकाउंटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो हमने सबसे पहले देख लिया, ये क्या है? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइंस। ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस जो हर जगह एक ही तरीके से फॉलो होंगे। अगर हम यहाँ पे अकाउंटिंग करें, आप एक डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग करो या आप दूसरे डिपार्टमेंट में अकाउंटिंग करो, अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो या ट्रायल बैलेंस बना रहे हो तो आप वो ही रूल फॉलो करोगे। ऐसा नहीं होगा कि हम, अगर मैं किसी एक कंपनी में काम कर रही हूँ या मेरा फ्रेंड किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा है तो हम दोनों अलग अलग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, एक सेट ऑफ रूल्स हैं कि अगर मुझे जर्नल एंट्री करनी है तो ये ही रूल फॉलो होगा, अगर मुझे लेजर पोस्टिंग करनी है तो ये ही रूल फॉलो होगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ऐसे रूल्स और गाइडलाइंस जो हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, काम कैसे करना है, किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे प्रोसेस करना है, कैसे एंड करना है। ठीक है, दूसरा इसका है मैन मेड एंड डिराइव फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रीजन। ठीक है, इसका क्या मतलब है? देखो, हमने अकाउंटिंग धीरे धीरे करके सीखी। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग के कुछ रूल्स आए, फिर अब क्या हुआ, जैसे जैसे काम कोई कंपनी में चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम फेस करी आपने कि अरे इसको कैसे करना है, तो उसको देख के कुछ रूल्स बने। तो ये जो अकाउंटिंग रूल्स हैं वो टाइम के साथ साथ डिराइव है, ऐसे नहीं हुआ कि सारे के सारे रूल्स एक साथ आपको दे दिए। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स अराइज हुई, जैसे जैसे उसके सॉल्यूशंस निकले, वैसे वैसे अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल्स हैं वो धीरे धीरे डिराइव होते रहे, एक साथ एक फॉर्म में नहीं आए। ठीक है, तो ये क्या है? मैन मेड और एक्सपीरियंस से बने। जैसे जैसे काम बढ़ता गया, अकाउंटिंग का जो रेशियो है, वो जो अकाउंटिंग का काम है उसका रेशियो जिस तरीके से वो बढ़ते गया, वैसे वैसे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी डेवलप होते गए, रूल्स भी डेवलप होते गए। पहले इतना ज़्यादा काम नहीं था अकाउंटिंग का, जब स्टार्टिंग में इंडस्ट्रीज़ थी या स्टार्टिंग का जो बिज़नेस का फेज़ था 80s में 70s में, और जो आज है जो उसका स्कोप है वो बहुत बढ़ गया है। ठीक है, तो उसी तरह अकाउंटिंग का स्कोप भी बहुत बढ़ गया है। तो ये रूल्स क्या है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ डिराइव होते गए, जो जो प्रॉब्लम्स आती गई, जैसे जैसे उसका सॉल्यूशन निकलते गया, वैसे वैसे ये रूल्स भी आते रहे। और ये क्या है? नॉन स्टैटिक, मतलब कि ये फिक्स्ड नहीं है। जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो फिक्स्ड हैं, जैसे सन ईस्ट से निकलता है तो वो ईस्ट से ही निकलेगा, ऐसा नहीं है कि वो किसी दिन वेस्ट से निकल रहा है। ठीक है, तो फिक्स्ड है। इस यूनिवर्सल ट्रुथ को, इन यूनिवर्सल चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, बट जो ये अकाउंटिंग के रूल्स हैं ये मैन मेड है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आए हैं।
तो ये स्टैटिक नहीं होते। कभी कभी जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो रूल्स भी चेंज होते हैं। जैसे पहले टैक्स सिस्टम था, ठीक है, सेल्स टैक्स, वैट, बहुत सारे टैक्सेस थे। फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, जीएसटी लेके आ गया, ठीक है। तो अब अकाउंटिंग पुराने तरीके से, जब सेल्स टैक्स था, वैट था, ये सारे टैक्सेस थे, तब अकाउंटिंग अलग तरीके से होती थी। अब जीएसटी आ गया तो अकाउंटिंग अलग तरीके से, तो रूल्स चेंज करें कि जीएसटी को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे सब कुछ मेंटेन करना है। तो ये क्या है, नॉन स्टैटिक है, ये चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है वैसे वैसे चेंज होते रहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने मन से कुछ भी फॉलो कर देंगे, ठीक है। रूल्स तो हैं, वो तभी चेंज होंगे जब बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। बट अगर बेसिक आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो आप उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करोगे, उन प्रिंसिपल्स को तोड़ते हुए अकाउंटिंग नहीं करोगे। इतना क्लियर है? ओके, तो इसको अगर आपने नोट करने हैं ये 3 पॉइंट्स, तो नोट कर लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनको भी 2 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से, ठीक है। अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इनको बोलते हैं मोस्टली एजम्पशंस, ठीक है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ऐसे एजम्पशंस जो हम बोलते हैं कि ये अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये तो फॉलो हो ही रहा होगा, ठीक है। अब देखो इसका कैसे समझो, जैसे आप सुबह उठते हैं, ठीक है, सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आप उठ के ब्रश करते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान बिना ब्रश करे बाहर चले गया, ठीक है, ब्रश तो वो करता ही करता है, ठीक है। तो अजम्पशंस भी वही होते हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, ऐसे रूल्स जो अगर आप अकाउंट्स कर रहे हो, अकाउंटिंग कर रहे हो, तो ये माना जाता है कि ये रूल तो आप फॉलो कर ही रहे हो, इसको फॉलो किए बिना आप अकाउंटिंग करोगे ही नहीं, ठीक है। तो ये ऐसे अजम्पशन होते हैं, मतलब आपको हर जगह शो करने की ज़रूरत नहीं होती, लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि मैं ये फॉलो कर रहा हूँ। इसका मतलब ये होता है कि भाई अकाउंटिंग कर रहे हो तो ये मान के चलो कि ये रूल्स तो, ये अजम्पशंस तो आप फॉलो कर ही रहे हो, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो आप करते ही करते हो, आप ये नहीं कह सकते कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक हो गया। जैसे आप सुबह ब्रेकफास्ट करते ही हो या लंच करते ही हो, ठीक है, कभी नहीं किया तब आप कहोगे कि मैंने नहीं किया लंच आज, या मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया। बट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ आप लंच करते हैं, आप ब्रेकफास्ट करते हैं, आप डिनर करते हैं। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स भी क्या होते हैं, ऐसे रूल्स, ऐसे एजम्पशंस जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम फॉलो करते ही करते हैं, ठीक हो गया। तो अब देखो इनके मेन क्या है, जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो बेसिक 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो हम ये मान के चलते हैं कि भाई हम फॉलो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, ठीक है। अगर आपको इनको याद करना है तो आप याद कर लीजिए कैक, ठीक है, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल और गोइंग कंसर्न। अब इसका क्या मतलब है पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इनके मीनिंग समझेंगे। होते हैं ऐसे रूल्स, ऐसे एजम्पशंस जो हम मान के चलते हैं कि हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये तो फॉलो कर ही रहे होंगे, इसको फॉलो किए बिना हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर ये मान्यता है कि भाई इनको फॉलो करके हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होती कि हम इन रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। हमें कब बताने की ज़रूरत होती है, जब हम इन रूल्स को फॉलो नहीं करते। अगर हम इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे तब हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में बताएंगे, स्पेशली नोट लगा के स्टार मार्क करके दिखाएंगे कि हमने ये रूल फॉलो नहीं किया।
बट अगर आप कर रहे हो तो ये मान्यता है कि भाई ये तो फॉलो होने ही होने हैं, सुबह उठ के ब्रश करना ही करना है, सुबह ब्रेकफास्ट करना ही करना है, तो आपको अलग से बताने की ज़रूरत नहीं होती किसी को भी कि मैंने इन रूल्स को फॉलो करके अकाउंटिंग करी है, ठीक है। ये मान्यता होती है कि ये करे ही करे हैं। अब ये जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, बट 3 ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर क्वेश्चन में पूछा जाता है, और ये आपको भी पता होना चाहिए कि 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं, 3 बेसिक एजम्पशंस ऐसे हैं जो हम फॉलो करते ही करते हैं अकाउंटिंग करते समय, ठीक है। तो कैग याद रखना, अब इनके मीनिंग हम समझ रहे हैं। पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है, ऊपर नीचे लिख दिया मैंने, वो आपको याद करने के लिए कैग लिखा हुआ था। वैसे अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कहता है कि हम जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। कोई भी 1 साल 2 साल के लिए बिज़नेस शुरुआत नहीं करता। कभी भी कोई बिज़नेस की शुरुआत कर रहा है तो वो ये मान के चलता है कि मेरा बिज़नेस बहुत आगे जाएगा, बहुत सालों तक जाएगा, ठीक है। तो हम अकाउंटिंग भी यही सोच के करते हैं कि आज के आज सारा खर्चा नहीं दिखा दे रहे हैं। अगर हमने कोई बहुत बड़ा खर्चा किया है अपने बिज़नेस के लिए तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई हमारा बिज़नेस तो 1 ही साल का है तो हम ये खर्चा पूरे 1 साल में दिखाएंगे। हम कहेंगे नहीं, हमारा बिज़नेस तो बहुत लंबा चलेगा, 10 साल 12 साल, तो हम इस खर्चे को 10 साल तक दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो हम ये मान के चलते हैं कि बिज़नेस क्या है, लंबा चलने वाला है, तो हमारे रूल्स भी उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम अपने खर्चे, अपनी इनकम सब दिखाएंगे। कोई भी शॉर्ट पीरियड के लिए बिज़नेस नहीं करता, ठीक है। तो गोइंग कॉन्सेप्ट क्लियर है। दूसरा है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप जो भी रूल फॉलो कर रहे हो अकाउंटिंग रूल्स को, हम ये मान के चलते हैं कि भाई 1 साल जो रूल फॉलो करा है वो ही अगले साल भी हमने किया। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर रहे हैं, 1 साल हमारा मन हो रहा है कि भाई 1 साल हमारा मन है कि हम बैलेंस शीट को क्या कहते हैं, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट अलग, मतलब एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम एक साथ दिखा दें, और अगले साल हमारा मन करे नहीं, एसेट्स का अलग कॉलम बनाया है, लाइबिलिटीज़ का अलग कॉलम बनाया है, ऐसे करके हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एक रूल आपने जो फर्स्ट ईयर में पहली बार हमने डिसाइड कर लिया कि हम ऐसे 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 काम करेंगे, अकाउंटिंग ये रूल्स फॉलो करेंगे, तो आप अगले साल भी वही करोगे, उसके अगले साल भी वही करोगे, ठीक है। आप एक कंसिस्टेंसी बना के चलोगे, क्यों? ताकि हम अपनी प्रोग्रेस को कंपेयर कर सकें। हम 2 चीज़ों में कंपैरिजन कब करते हैं, जब वो इक्वल हो, ठीक है। अगर आपको बोलें कि एक कार और दूसरी कार का कंपैरिजन करो कि ये दोनों कारों में कौन सी बेहतर है, तो आप कंपेयर इजीली कर सकते हो क्योंकि दोनों के फीचर्स एक जैसे होते हैं। बट अगर आपको कोई ये बोले कि कार और एक बाइक में कंपेयर करो, तो क्या कंपैरिजन हो सकता है? नहीं, दोनों ही अलग मॉडल हैं, दोनों के यूजेस अलग अलग हैं, ठीक है। तो आप 2 अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन नहीं करते, आप 2 सिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन करते हो कि इसमें से और इसमें से कौन बेटर है, ठीक है। वैसे ही जब आप बिज़नेस में, अब आप बिज़नेस कर रहे हो तो आप ये जानना तो चाहोगे ना कि बिज़नेस आगे बढ़ रहा है या नुकसान में जा रहा है, ठीक है। पिछले साल कितना प्रॉफिट था, इस साल कितना प्रॉफिट है, तो उन दोनों को कंपेयर कैसे करोगे अगर आपने रूल ही अलग अलग लगा दिए, ठीक है। 1 साल आप अलग रूल फॉलो कर रहे हो, दूसरे साल आप अलग रूल फॉलो कर रहे हो, तो उस रूल के हिसाब से आपका प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहा है, ये जो आपने रूल फॉलो करा आपका प्रॉफिट कम दिखा रहा है, तो कोई कंपेरिजन ही नहीं है, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी आप रूल फॉलो करो उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रहो, ताकि आपका कंपैरिजन भी हो पाए, आप चेक कर पाओ आपका प्रोग्रेस कैसी हो रही है, और बहुत सारी चीज़ें। बाकी भी कोई बाहर का इंसान भी आपके बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाह रहा है, वो आपके बिज़नेस के बारे में जानना चाह रहा है, तो वो तभी तो जान पाएगा जब आपके रूल्स में कंसिस्टेंसी होगी, जो भी आप काम कर रहे हो वो एक तरीके का होगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि रूल्स जो हैं वो 1 साल जो फॉलो किया उसी को आप नेक्स्ट ईयर भी करो। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, आप चेंज कर सकते हो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है और गवर्नमेंट प्रेशर है, या ऐसे कोई ऐसा सिनेरियो बन रहा है कि आपको वो चेंज करना ही करना पड़ रहा है,
तो उस केस में आप रूल्स चेंज कर सकते हो, बट आपको प्रॉपर मेंशन करना पड़ता है अपने अकाउंट्स में कि आपने क्यों चेंज किया। क्या ये आपके बेनिफिट के लिए है या पूरी कंपनी के बेनिफिट के लिए है, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए है, क्या रीज़न था, क्यों चेंज किया, कैसे चेंज किया, आपको वो सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ योर एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो भी खर्चा और जो भी इनकम जिस साल की है उसी साल उसको दिखाओ। इससे मतलब नहीं कि आपको पैसा मिला या नहीं मिला, ठीक है, या आपने पैसा पे कर दिया, उससे मतलब नहीं है। वो कहता है कि अगर आपका खर्चा इस साल का है तो इसी साल दिखाओ, इनकम इस साल की तो इसी साल दिखाओ। अब इसका क्या मतलब है? देखो, आपने उधार में सामान बेचा किसी को, ठीक है, तो अब आपके पास पैसा तो आया नहीं आपके हाथ में, तो आप कहोगे कि भाई पैसा तो आया ही नहीं, तो मैं अपनी इनकम क्यों दिखाऊं, जब मेरे पास पैसा आएगा मैं तब दिखाऊंगा। बट नहीं, अकाउंटिंग का अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने सेल कर दी ना, भले ही आपके पास पैसा नहीं आया, उससे मतलब नहीं है, सेल हो गई, आपने सामान उसको दे दिया, पैसा कभी भी आए, आपकी एक बार सेल हो गई, आपकी ओनरशिप वहाँ चली गई, उसके पास चली गई, तो आप अपनी इनकम दिखाओगे कि इस साल मैंने इतने की सेल कर दी। सेम उसी तरह आपका कोई खर्चा था, सपोज आपको अपनी शॉप का रेंट पे करना था, ठीक है, इस साल का रेंट पे करना है, आपने नहीं किया, ठीक है, तो आपने कहा कि मेरे तो कैश गया ही नहीं, लेकिन था तो इसी साल का, तो आप दिखाओगे कि मेरा ये इस साल का खर्चा है, भले ही आपने दिया है या नहीं दिया है। ठीक है, तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस भी ईयर का खर्चा है, जिस भी ईयर की इनकम है, उसे उसी साल दिखाओ, अगले अगले सालों में ट्रांसफ़र नहीं करना है। कैश से मतलब नहीं है हमें, कैश आए चाहे ना आए, आपकी सेल हो गई तो इनकम दिखाओगे, आपका खर्चा बुक हो गया तो उसको दिखाओगे, भले ही आपने पे किया है या नहीं किया है। ठीक हो गया। तो ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस लंबा चलेगा। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि अपने काम में कंसिस्टेंसी बनाए रखो, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है कि जिस भी टाइम पीरियड का इनकम या खर्चा है उसको उसी टाइम पीरियड में आप बुक करोगे। तो ये क्या है, 3 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द 3 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो उसमें आते हैं गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। ठीक हो गया। अब हम बाकी के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ये 3 बेसिक थे जो हर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। इतना क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। वो है, पहला आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही क्लियर कर दिया था। ये कहता है कि बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। कभी भी हम इन दोनों लोगों को साथ में नहीं लेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर ए है और ए की एक शॉप है, तो हम मानते हैं कि ये क्या है, ये दूसरा पर्सन है। ठीक है, ए अलग है, बी अलग है। ठीक है, ए ने जो भी पैसा लगाया है बी में, मतलब अपने बिजनेस में, तो ये माना जाएगा कि बिजनेस ने ए से उधार लिया है और इसने ए को वापस करना है। कभी भी इन दो लोगों को हम साथ में नहीं देखेंगे। ठीक है, ए अलग है, ए का बिजनेस अलग है। ए ने जो भी पैसा लगाया अपने बिजनेस में, वो क्या है, बिजनेस के लिए एक लोन की तरह है कि एक उसके ओनर ने उसको पैसा दिया है बिजनेस करने के लिए, उसने उसको वापस करना है, तो उसकी टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है। इसलिए बिजनेस के लिए ओनर का पैसा एक लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी क्यों? क्योंकि जब भी आपको किसी को कुछ पे करना है, आपके दिमाग में कोई टेंशन है, तो वो आपकी लायबिलिटी कहलाती है। इसलिए बिजनेस के लिए बिजनेस ओनर का जो पैसा लगा हुआ है वो क्या है, एक लायबिलिटी है जो बिजनेस ने वापस करनी है। ठीक है, तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है बिजनेस अलग है और बिजनेस का ओनर अलग है। कभी भी उन दो लोगों को आप एक साथ नहीं करोगे। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हम किसके लिए अकाउंटिंग करते हैं, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं। हम कभी भी बिजनेस के ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग नहीं करते। ठीक है, हम जब भी लिखेंगे, जो भी चीज़ हम रिकॉर्ड करेंगे, हम बिजनेस के लिए करेंगे। ठीक है, इसीलिए जब बिजनेस का ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो हम ये लिखते हैं कि ये बिजनेस की लायबिलिटी है। हम ए के लिए कुछ नहीं लिखते। ठीक है, हम जो भी लिखेंगे, जो भी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, क्योंकि हम इसके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसके लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं, ना कि ओनर के लिए। ठीक हो गया।
ओके, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आपको, ये भी हमने पहले एक्सप्लेन किया है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि केवल वो ही चीज़ें आप रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मनी के टर्म्स में लिख सकते हो, ठीक हो गया, और मनी के टर्म्स में ही रिकॉर्ड करोगे। जैसे आपने बोला मेरे पास मेरे बिजनेस में 2 चेयर हैं, तो ये 2 चेयर रिकॉर्ड आपने कैसे करनी है कि 2 चेयर कितने की हैं, 1000 रुपये की हैं, ठीक है। सिर्फ इतना लिख देने से बात नहीं बनेगी कि मेरे पास 2 चेयर हैं। आप लिखोगे कि मेरे पास 2 चेयर हैं जिसकी वैल्यू क्या है, 1000 रुपये। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि पहले तो वो ही चीज़ें रिकॉर्ड करोगे जिसको आप पैसों में लिख सकते हो, उसकी वैल्यू आप पैसों में बता सकते हो, ठीक है। और रिकॉर्ड भी पैसों में ही करोगे, ऐसे सिर्फ नंबर लिख देने से काम नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए बिजनेस में देखो, अगर आपके ऑफिस में, आपके बिजनेस में, आपकी कंपनी में कोई ऐसे लोग काम करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, अब वो रिटायर हो गए, ठीक है, वो रिटायर हो गए, तो जो कंपनी को उनकी एफिशिएंसी का, जिस डेडिकेशन से वो काम कर रहे थे, उसका जो लॉस हुआ, क्या वो कंपनी उसको पैसों में बता सकती है? आपने दूसरा बंदा हायर कर दिया, वो भी वही काम कर रहा है, ठीक है, काम तो हो रहा है आपका, बट वो एफिशिएंसी, वो डेडिकेशन, उसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। आप नहीं बता सकते कि मुझे कितने का लॉस हो रहा है इनके जाने से, मेरा मैनेजमेंट कितना अच्छा था, सब कुछ कैसे मैनेज हो रहा था, ठीक है। तो वो चीज़ें हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड ही नहीं करें, क्यों? क्योंकि हम उसको पैसों में नहीं बता सकते, उनकी एफिशिएंसी को हम पैसों में वैल्यू नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि केवल वही चीज़ें रिकॉर्ड करोगे जिनको आप मनी के टर्म्स में एक्सप्लेन कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, और करना भी मनी के टर्म्स में ही है, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहते हैं कि अकाउंटिंग, अब देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में आपने सीखा कि बिजनेस तो लंबा चलने वाला है, ठीक है, लेकिन बिजनेस लंबा चलेगा तो क्या जब तक वो चलेगा हम उसके एंड पीरियड में ही पता करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना मुनाफा हुआ? नहीं, उस पूरी लाइफ को, जितने में बिजनेस चलने वाला है, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और उस पार्ट का हम प्रॉफिट निकालते हैं, अपना मुनाफा निकालते हैं, या हमारा कितना नुकसान हुआ वो निकालते हैं, हमारी क्या पोजीशन है वो निकालते हैं, ठीक है। तो उस पूरी लाइफ को जो हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं वो कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। तो ये हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड होता है वो 1 ईयर का होता है, 1 ईयर का, दैट इज अप्रैल टू मार्च, ठीक है। ये कंपलसरी है कि हम अपनी जो अकाउंटिंग है वो 1 साल के लिए करें, अप्रैल टू मार्च। बीच बीच में हम एंटरिम, जो बीच का प्रॉफिट है वो निकालते हैं, ठीक है, बट जो बेसिकली जो पूरा अकाउंटिंग होता है वो क्या होता है, 1 साल के होता है। तो हमने अपने बिजनेस की लाइफ को एक साल में बांट देते हैं। हर साल में हम कंपैरिजन करते हैं, जो भी हमने कंपैरिजन करते हो सालों के बीच में करते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि आप अकाउंटिंग क्या करोगे, एक साल के लिए करोगे, दैट इज अप्रैल टू मार्च, ठीक है। अब आता है ओके, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमारा, देखो जब भी हम बिजनेस में कोई भी एसेट खरीद के लाते हैं, एसेट क्या होती है, बिजनेस की प्रॉपर्टी जो बिजनेस ने एक्वायर करी है और वो हमें बिजनेस करने में हेल्प करती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा बिल्डिंग, ठीक है, तो ये हमने एक शॉप खरीदी अपने बिजनेस में। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि जनरली जब भी आप कोई एसेट खरीद के लाते हो, ठीक है, एसेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, जब भी आप कोई एसेट खरीद के लाते हो अपने बिजनेस के लिए, तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, ठीक है, सपोज ये बिल्डिंग हमने 50 लाख की खरीदी, ठीक है, 50 लाख की अगर हमने कोई शॉप खरीदी है, तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आप इसको 50 लाख ही अपने अकाउंट्स में दिखाओगे, ठीक है। अब देखो ये जो शॉप है हमने सपोज 10 साल पहले खरीदी थी, ठीक है, अब आज के दिन 50 लाख की शॉप 10 साल पहले खरीदी थी, तो आज तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी, ठीक है, उसमें उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होते रहा होगा, आज वो करोड़ों की होगी, ठीक है। लेकिन कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि आपने खरीदी तो इतने में ही थी, तो आप इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी में दिखाओगे, चाहे उसकी आज के दिन वैल्यू क्या है उससे हमें मैटर नहीं करता, ठीक है। अब इसके पीछे बहुत सारे एग्जेम्पशंस हैं और बहुत सारे आगे भी चल के आपको
मतलब ये गलत भी लग रहा होगा अभी, ठीक है, कि भाई ऐसे तो एक्चुअल पोजीशन पता ही नहीं चलेगी बिजनेस की, कि भाई हम तो 20 साल पहले जो सामान ला रहे हैं उसी वैल्यू पे दिखा रहे हैं, आज उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा, ज़मीन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से तो एक्चुअल हमारा प्रॉफिट कभी पता ही नहीं चलेगा। तो इसके पीछे बहुत सारा डिबेट होता है, ठीक है, वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बट अभी हमें सिर्फ मीनिंग समझना है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता क्या है, क्यों हो रहा है ऐसे, क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को आज के टाइम अभी कुछ एसेट्स ऐसे भी आएंगे जिनको हम जो उसकी रिलाइजेबल वैल्यू है उसी में नोट करते हैं, कुछ को हम हिस्टोरिकल जो उसकी जब खरीद के लाए थे तभी नोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो आगे हैं, ठीक है, उसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। बट अभी हमें मीनिंग समझना है कॉस्ट कॉन्सेप्ट का। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब भी आप अपने बिजनेस में कोई एसेट लेके आते हो तो उसको आप जिस कॉस्ट में आपने खरीदा होता है उसी में रिकॉर्ड करते हो, चाहे आज उसकी रिलाइजेबल वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, आज वो कम में बिक रहा है या ज़्यादा में बिक रहा है, हम उसकी कॉस्ट दिखाएंगे, ठीक है, कॉस्ट में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, अब मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू अक्रूअल कॉन्सेप्ट। जो अभी आपने अक्रूअल कॉन्सेप्ट पढ़ा ये वो ही बोलता है, ये बोलता है कि जिस भी, बस इसमें ये बोल रहा है, थोड़े से वर्ड्स चेंज हो जाते हैं, वो बोल रहे हैं कि जिस जो इनकम है आपकी, जो भी आपने इनकम हुई, उस इनकम को करने के लिए जो खर्चा हुआ है उसको आप उसी समय दिखाओगे, ठीक है। इस इनकम से रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ है वो आप बुक करोगे उसी साल, ठीक है। इस साल इनकम हुई है तो इससे रिलेटेड जो भी खर्चा उसको आप दूसरे साल में नहीं ले जाओगे, उसी साल दिखाओगे, ठीक है, सिमिलर टू अक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये क्लियर हो गया? ओके, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी के बेसिस पे हमारी पूरी अकाउंटिंग होती है। तो इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ये सब क्लियर है? डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट क्या कहता है, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट कहता है कि जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, तो उसका दो अकाउंट्स में फ़र्क पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी जगह कुछ चीज़ कम होगी, ठीक है। तो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट का मतलब है जैसे आपने, ठीक है, आपने बुक्स खरीदी, 2 बुक खरीदी, ठीक है, तो ये आपकी एसेट है, ये बढ़ गई, ठीक है, तो ये तो प्लस हो गई। बट आपके पास से पैसा चले गया, ठीक है, तो एक एसेट बढ़ी और दूसरी एसेट क्या हो गई, कम हो गई। तो डबल एंट्री कॉन्सेप्ट कहता है अकाउंट्स में हमेशा जब भी आप रिकॉर्ड करोगे तो ये ध्यान दोगे कि कोई एक चीज़ बढ़ रही है तो एक चीज़ आपकी कम भी होगी, मतलब आपके किसी भी ट्रांजैक्शन का असर 2 जगह पड़ेगा, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, लायबिलिटी बढ़ सकती है, एसेट कम हो सकती है, या एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, पैसा कम हो सकता है, कुछ भी, लेकिन 2 जगह इफेक्ट होगा हमेशा, ठीक है। कोई चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी चीज़ कम होगी, तो कोई भी ट्रांजैक्शन का इफेक्ट क्या होता है। अब ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट से ही हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो निकल के आती है, दैट इज कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो हम सीखेंगे अभी, ये भी इसी डबल एंट्री कॉन्सेप्ट की वजह से निकल के आती है, ठीक है। अब क्या है, क्यों है, ये तो भी एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी इसको सिंपली नोट कर लो, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, ठीक है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्लियर है, जब भी आप कोई काम करोगे, कोई ट्रांजेक्शन करोगे तो उसका 2 जगह असर होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ प्लस होगा, कुछ ना कुछ माइनस होगा। तो ये तो थे हमारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। ऐसे रूल्स, ऐसी गाइडलाइंस जो हम मान के चलते हैं कि हम अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं तो ये हम फॉलो कर ही रहे होंगे, ठीक हो गया। ठीक है,
अब अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं? कन्वेंशन का मतलब होता है कस्टम और प्रैक्टिस, ठीक है। देखो अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो जैसे आपके वहाँ पर भी जैसे सोसाइटी में आप किसी भी सोसाइटी में आप रह रहे हो तो वहाँ पे बहुत सारे कस्टम्स ऐसे प्रैक्टिसेस फॉलो होती, मान्यताएं जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं वो फॉलो होती, जैसे कई बार कितनी बार हमारे वहाँ पर ऐसा होता है कि भाई थर्सडे को क्या कहते हैं आपको हेयर वॉश नहीं करने हैं, या ट्यूसडे है या सैटरडे है तो आपको किसी के वहाँ अच्छी मतलब किसी के घर नहीं जाना है, या किसी शुभ काम में ट्यूसडे को नहीं जाना है। तो ऐसे क्या होता है बहुत सारे सोसाइटी में, जिस भी आप अलग अलग सोसाइटी के अलग अलग कस्टम्स होते हैं या प्रैक्टिसेस होते हैं जो फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हर जगह चेंज होता है, कहीं कुछ मानते हैं कहीं कुछ मानते हैं, कहीं बोलते हैं कि इस दिन नॉन वेज नहीं खाना, इस दिन ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना। तो ये सारे क्या होते हैं कस्टम्स, ठीक है। वैसे ही जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हो तो हर जगह के अपने अपने रूल्स होते हैं, मतलब अपने अपनी ये कस्टम्स होते हैं। जिस भी आप किसी कंपनी में जाओ उनके अलग कुछ कस्टम्स है, ठीक है। रूल्स तो अलग हो गए कि वो तो भाई आपने फॉलो करने ही करने हैं, लेकिन कुछ कुछ कस्टम्स होते हैं, ठीक है, जो वो बोलते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आपने ये किस तरीके से इसको फॉलो करना है या नहीं करना है, ठीक है। तो उन कस्टम्स में से कुछ 3 आपके ऐसे कस्टम्स हैं जो मोस्टली हर लोग फॉलो करते हैं जब भी आप अकाउंटिंग करते हो। कुछ नहीं करते हैं, कुछ करते हैं, कोई इनमें से कोई एक कर रहा है, या इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग अपने नीड्स के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका फुल डिस्क्लोजर। ये कन्वेंशन क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट अलग है कन्वेंशंस अलग है, ठीक है। आपको आएंगे कि व्हाट आर द 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो आप बोलोगे गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। अगर आप बोलेंगे कन्वेंशंस तो आप बोलोगे फुल डिस्क्लोजर, मटीरियलिटी, प्रूडेंस, ठीक है। फुल डिस्क्लोजर का क्या मतलब होता है, ये कन्वेंशन बोलता है कि जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो हर एक चीज़ को डिस्क्लोज करो, ठीक है। आप कोई चीज़ छुपाओ मत, ठीक है। अब आपकी कंपनी है, कोई दूसरा आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहा है तो वो कहता है, ये कस्टम कहता है कि उसको सब पता होना चाहिए आपके बारे में, ठीक है। अब जैसे सपोज आपका इसका इसका एक एग्जांपल देखेंगे कि जैसे अगर आपकी कंपनी पे कोई केस चल रहा है, ठीक है। अब हो सकता है आप केस जीत जाओ, हो सकता है आप केस नहीं जीतो, ठीक है। तो अगर आप केस जीत गए तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपके क्या पता उस केस में आपको किसी को पे करना है, सपोज 50,000 का आपके ऊपर जुर्माना आने वाला है या आपकी लायबिलिटी होने वाली है, ठीक है। तो अब फुल डिस्क्लोजर क्या कहते हैं कि अभी हुआ नहीं है, केस चल रहा है, बहुत लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर कहता है कि ये बात पता होनी चाहिए बाहर वालों को, जो भी आपके ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहा है उसको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में आपके ऊपर ये लायबिलिटी आ सकती है। तो उसको नीचे से, भले आप अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में कहीं नहीं दिखा रहे बट नीचे से है बिल्कुल स्टार मार्क करके आप ये चीज़ बताओ, ठीक है। तो फुल डिस्क्लोजर का मतलब होता है कि आपके अकाउंट में जो भी चल रहा है, जो भी आपकी कंपनी में चल रहा है वो आप डिस्क्लोज करो। अब कुछ कुछ लोग इसका अपोज करते हैं, वो बोलते हैं कि भाई इस तरीके से तो कंपनी के जो बहुत ही प्राइवेट और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो भी लोगों को पता चल जाएंगे, ठीक है। जो चीज़ें बाहर नहीं जानी चाहिए, मैनेजरियल डिसीजंस बाहर नहीं जाने चाहिए, वो भी पता चल जाएंगे। तो ये फुल डिस्क्लोजर लोग अपने अकॉर्डिंगली फॉलो करते। कोई कहता है कि ठीक है, मेरे को लगता है कि ये चीज़ें पता होनी चाहिए, मैं ये सब डिस्क्लोज कर रहा हूँ, ये हमारी प्राइवेट पॉलिसीज़ हैं, हम इसको बाहर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ये क्या है, अपने अपने अकॉर्डिंग लोग इसको फॉलो करते हैं कि किस लेवल तक हमने क्या डिस्क्लोज करना है क्या नहीं करना है, ठीक हो गया। वैसे मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट इसका जस्ट अपोजिट बोलता है फुल डिस्क्लोजर का। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है केवल वो ही चीज़ आप डिस्क्लोज करो जो आपको लग रहा है कि इम्पॉर्टेंट है बतानी, हर चीज़ डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट भी देखो हर बिजनेस के लेवल के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। कोई छोटी सी दुकान है, अगर उसके ऊपर 1,000 रुपये की भी लायबिलिटी है तो वो उसके लिए बहुत मटीरियल मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है। 1,000 रुपये उसके लिए बहुत बड़ी बात है। यही 1,000 रुपये अगर किसी कंपनी के बारे में हम बात करें तो उनके लिए छोटी सी बात है, उसको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मटीरियलिटी कन्वेंशन भी क्या है, बिजनेस के लेवल के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा। अगर किसी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, किसी के लिए 1,000 रुपये कुछ भी नहीं है, वो बिज़नेस का लेवल डिसाइड करता है ना।
तो मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिससे इन्वेस्टर कोई बाहर का इंसान वो अपना डिसीज़न चेंज कर सकता है इस पॉइंट को जानकर, तो उसको डिस्क्लोज करो वरना नहीं करो। ठीक हो गया। तो ये मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट कन्वेंशन भी अलग अलग कंपनीज के अकॉर्डिंग, अलग अलग बिजनेस के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। ठीक है। प्रूडेंस और कंजर्वेशन ये बोलता है, ये कन्वेंशन बोलता है कि जो आपके नुकसान होने वाले हैं, ठीक है, वो कहता है इसका मतलब होता है बच करके रहना। ठीक है, हमेशा अपने आप को सेफ साइड रखना। प्रूडेंस का ये कहता है कि हमेशा अपने आप को सेफ रखो। तो ये कन्वेंशन कहता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई नुकसान होने वाला है या आपकी कोई लायबिलिटी आने वाली है तो उसको रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में कोई फ़ायदा होने वाला है तो उसको रिकॉर्ड मत करो। हमेशा नुकसान और इन सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर लो, बट अगर आपको लग रहा है फ्यूचर में कोई प्रॉफिट होगा ये वो, तो उसको जब होगा तब देखेंगे। ठीक है। तो प्रूडेंस कहता है प्ले सेफ, हमेशा सेफ साइड रहो। जो भी नुकसान वाली चीज़ें हैं, जो भी खर्चा है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको रिकॉर्ड कर लो। और अगर आप क्या कहते हैं ऐसे कोई इनकम होने वाली है, आपको पता है कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा, तो वो जब होगा तब देखी जाएगी। ठीक है। तो ये सब क्या है आपके अकाउंटिंग कन्वेंशंस। इतना क्लियर है। तो आज हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कवर कर लिया। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में इसको क्लियर कर लीजिए अपना डाउट। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।